Hello everyone and welcome to my channel Study with Sana. First of all, I'm really sorry because I was not able to provide you with any of the lectures since few weeks. Actually, I was a bit busy, so I was not able to do so. But now as I'm here, I will try to keep this chain continuous. But in case if I'm not, again so sorry. Anyways, let's get started with the chapter that is chemical reactions and equations. Today we are going to start this chapter and also finish it. So basically it's going to be a one-stop solution for this chapter. We are going to study the whole chapter in this one video. Alright. So let's start chemical reactions and equations. So basically what are chemical reactions? Chemical reactions are the process of involving a chemical change in a substance in order to produce a new substance when it combines with some other substance. मतलब हमें एक chemical change लाते एक substance में. जब हम दो substance को combine करेंगे तभी तो एक नया substance मिलेगा ना. एक अकेला substance अपने आप में क्या करेगा, right? जब हम दो substances को combine करेंगे तभी हमें एक नया substance मिलेगा. और जब हम उन दो substances पे chemical change करेंगे तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा, राइट? तो हमें पता होगा कि केमिस्ट्री में चेंजेस को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है. सो इन केमिस्ट्री चेंजेस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. एक फिजिकल चेंज होती है और एक केमिकल चेंज होती है. इस चैप्टर के लिए केमिकल चेंजेस क्या होती है ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. पर केमिकल चेंजेस क्या होती है ये जानने से पहले हम पहले समझेंगे इनका ऑपोजिट फिजिकल चेंजेस किनको बोला जाता है. फिजिकल चेंजेस ऐसी चेंजेस को बोला जाता है जब किसी सब्सटेंस की जब किसी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक पेपर है, राइट? दिस इज अ पेपर. अगर मैं इस पेपर को काट दूंगी, if I tear it off into pieces, तो मुझे क्या मिला? पेपर के टुकड़े मिल गए, राइट? मुझे पेपर के टुकड़े मिले. मगर पेपर जो काटने से पहला था और काटने के बाद है, पेपर तो अभी भी पेपर ही है ना. ये थर्माकोल नहीं बन गया या कोई और चीज नहीं बन गई. द पेपर इज स्टिल द पेपर दैट इट वाज बिफोर द चेंज अकर्ड, राइट? तो जब एक चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, पेपर की शेप में चेंज आया, पेपर की साइज में चेंज आया, लेकिन पेपर अभी भी पेपर ही है. So there is a change in the physical properties of a substance. So when the physical properties of a substance change, when there is a change in the size of a substance, shape of a substance, that change is referred to as a physical change. और usually देखा गया है कि physical changes reversible होती है. मतलब मैं इस पेपर को जोड़ भी सकती हूँ, ग्लू से जोड़ लो, टेप से जोड़ लो. So I will get the same paper again. So that is a physical change. अब आते हैं मुद्दे की बात पे that what is a chemical change? Chemical change are the exact opposites of the physical change. अब मैं इसी सेम पेपर को अगर मैं जला दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ऐश, राख और कुछ धुआं मिलेगा, स्मोक मिलेगी. तो उस ऐश की अलग प्रॉपर्टीज है, इस पेपर की अलग प्रॉपर्टीज है, तो एक नया सब्सटेंस हमें मिला. A new substance is formed, right? क्योंकि ऐश की राख की अलग अपनी प्रॉपर्टीज है, पेपर की अलग अपनी प्रॉपर्टीज है. So I have got a new substance. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक सब्सटेंस की जब चेंज आता है तो हम उसको केमिकल चेंज बोलते हैं. और यूजुअली देखा गया है कि केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होती है. मतलब क्या मैं उस ऐश को, उस राख को वापस पेपर बना सकती हूँ? नहीं. So that is why that it is called as a chemical change. तो ये दो बेसिक चेंजेस थी जो हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. So what are chemical reactions? The process of involving a chemical change in a substance. जब हम एक सब्सटेंस पे केमिकल चेंज करते हैं ताकि हमें एक नया सब्सटेंस मिले, जब वो सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस के साथ कंबाइन होगा तभी तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा. जब उन दो सब्सटेंसेस पे एक केमिकल चेंज होगी तभी तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा, राइट? So the process of involving a chemical change in a substance in order to produce a new substance when it combines with some other substance is called as a chemical change. तो हम बहुत सारी एग्जांपल्स बोल सकते हैं केमिकल चेंजेस की. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन अ पीस ऑफ आयरन. जब जंग लग जाता है आयरन पे विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हवा में, मॉइस्चर यानी कि पानी प्रेजेंट होता है, तो उससे आयरन पे धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम
जंग लग जाता है, तो वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जंग, रस्ट इज अ डिफरेंट मटेरियल एंड आयरन इज अ डिफरेंट मटेरियल. सेकेंड वी कैन से बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हीट, लाइट एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स मिलते हैं, गैसेस मिलती है, राइट. सो ये सारे हम फिजिकल रिएक्शंस, फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल्स में बोल सकते हैं. सो अब रिएक्टेंट्स किनको बोलते हैं और प्रोडक्ट्स किनको बोलते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं जो सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं ताकि हमें एक प्रोडक्ट मिले. प्रोडक्ट होता है जो सब्सटेंस बनता है जब दो चीजें कंबाइन, जब दो चीजें मिलती हैं, इन दो चीजों को रिएक्टेंट्स बोलते हैं. जो दो चीजें मिलती हैं और जो दो चीजें मिलकर जो चीज बनाती हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. तो आई होप व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन इज क्लियर. नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अगर मैं शॉर्ट में बोलूं ना, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड अकाउंट ऑफ अ केमिकल ट्रांजैक्शन. देखो, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है एक बैलेंस्ड अकाउंट. मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड से जितनी वजन है, जितना चीज है, वो है राइट हैंड साइड से. एक केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड अकाउंट होता है केमिकल ट्रांजैक्शन का. इन एनी केमिकल ट्रांजैक्शन और रिएक्शन, the number of atoms of all the participating elements will remain proportionately constant before and after the reaction. जो नंबर ऑफ एटम्स होगा, जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करे उस इक्वेशन में, उस रिएक्शन में, जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन होने से पहले होगा वही रिएक्शन होने के बाद होगा. कोई चेंज नहीं होगा. क्या आपको कुछ याद आया इससे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट वी हैव स्टडीड इन आवर क्लास 9, राइट. तो एक केमिकल रिएक्शन जो होती है एक बैलेंस्ड अकाउंट होती है केमिकल ट्रांजैक्शन की, क्योंकि इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड से भी. इसलिए इसको इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आता है, राइट. सो जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स will remain proportionately constant before and after the reaction. That is law of conservation of mass. So जो प्रोडक्ट्स, मैं तो आपको बता दिया कि रिएक्टेंट्स किनको बोलते हैं, प्रोडक्ट्स किनको बोलते हैं. द प्रोडक्ट्स दैट अंडरगो, the substances that undergoes the chemical reaction are known as reactants, and the products are the substances formed during the chemical reaction. ठीक है. इन एनी केमिकल इक्वेशन द फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड. किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फॉर्मूलाज यूज करते हैं, राइट. हम हाइड्रोजन को हम लोग HR, HYDROGEN नहीं लिखते, हम इसकी फॉर्मूला लिखते हैं. तो एक केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, ना कि वर्ड्स लिखते हैं, ना कि वर्ड इक्वेशन लिखते हैं. वो भी लिखा जा सकता है, बट व्हाट वी डू इन अ यूजुअल फॉर्म इज दिस. तो द केमिकल फॉर्मूला किसको बोला जाता है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस. वो सिंबॉलिक, हम सिंबल से जब किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि उसमें कितने एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स क्या है उस एलिमेंट में, उस एलिमेंट के एक, उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में, राइट. So a chemical equation in simple you can write is a balanced account of a chemical transaction. ये मैं बोल सकती हूँ, इनको reactants बोलते हैं, इनको products बोलते हैं, इसको reaction arrow बोलते हैं, right? इसको subscript बोलते हैं. We all know that. So chemical reaction clear, chemical equation clear. Now we will study about the characteristics of a chemical reaction. एक chemical reaction के क्या characteristics होते हैं? So there are a number of characteristics. सबसे पहले start करते हैं evolution of a gas. Evolution of a gas. So evolution of a gas. तो हम क्या करेंगे? Some chemical equations are characterized by the evolution of a gas. So the chemical reaction between zinc granules, हमें हर एक एग्जाम्पल स्टडी करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है that defined with an example evolution of a gas or the characteristics of the chemical reactions, right? So मैं पता होना चाहिए एक एग्जाम्पल, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो पता ही होने चाहिए, right? So evolution of a gas, number 1, हम chemical reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid. Zinc granules and dilute sulfuric acid.
के बीच में जो रिएक्शन होता है उससे एक गैस इवॉल्व होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हम क्या करेंगे, टेक सम जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क में हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर इट, उसके ऊपर हमने क्या डाला? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। So we will see the bubbles of hydrogen gas being formed around zinc granules. हमें क्या दिखेगा कि हाइड्रोजन गैस की जो बबल्स है वो जिंक ग्रैन्यूल्स के इर्द गिर्द मतलब शुरू हो गए बनना। तो कौन सी गैस इवॉल्व हुई? हाइड्रोजन गैस। So this is an example of evolution of a gas. So hydrogen gas is evolved in this particular reaction. So if we touch the conical flask with our hand, अगर हम इस conical flask को हमारे हाथों से टच करेंगे, we will find that it is somewhat hot. हमें दिखेगा कि ये हमें महसूस होगा कि कुछ गर्म है, right? तो हम बोल सकते हैं that a change in temperature also occurs in this reaction. तो हम बोल सकते हैं कि temperature में भी change आता है इस reaction में. So evolution of a gas, the first characteristic of a chemical reaction. I hope clear. So then second यहाँ पे mention नहीं है, but I'll teach you, that is formation of a precipitate is the second characteristic. Formation of a precipitate. So formation of a precipitate. So some chemical reactions are characterized by the formation of a precipitate. सबसे पहले precipitate किसको बोला जाता है? प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। So a solid product which separates out from a solution during a chemical reaction. क्योंकि ये सॉलिड होता है तो ये इनसॉल्युबल होता है, ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ये घुल नहीं पाता है, तो ये रिएक्शन के बीकर में करे टेस्ट ट्यूब में वहां पर नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो क्या हम the chemical reaction हम chemical reaction कर सकते हैं, the chemical reaction between lead nitrate और potassium iodide के बीच में। So the chemical reaction between lead nitrate and potassium iodide is characterized by the formation of a yellow precipitate of lead iodide. एक yellow precipitate इसमें बनता है। तो क्या करेंगे हम? take some lead nitrate solution in a test tube. हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा lead nitrate solution लेंगे, add potassium iodide solution to it. उसको हम क्या ऐड करेंगे? उसके ऊपर potassium iodide solution उसके ऊपर हम ऐड करेंगे। So हमने lead nitrate solution लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसके ऊपर हमने क्या ऐड किया? potassium iodide solution. So a yellow precipitate of lead nitrate is formed at once. हमें क्या दिखेगा? एक yellow precipitate जो नीचे सेटल हो जाएगा lead iodide का, lead nitrate का, right? तो इसमें हम एक देखते हैं कि हमें कलर में भी चेंज आता है, चेंज इन कलर ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक चेंज इन कलर भी होता है। So we can write this as an example of a formation of a precipitate. तो दो हमारी characteristics हो गए। So यहाँ पर mention है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ formation of a precipitate भी एक ये है characteristic. Then third we can say change in color. Change in color मतलब किसी जब हमने रिएक्ट किया तो कलर में चेंज आया। हम क्या करेंगे? देखो, some chemical reactions are characterized by a change in color. So the chemical reaction between citric acid किसमें प्रेजेंट होता है? लेमन जूस में प्रेजेंट होता है। The chemical reaction between citric acid and purple colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color. मतलब जो उसका कलर क्या था? पोटेशियम परमैंगनेट का था पर्पल, और वो किस में चेंज हो जाएगा? कलरलेस बन जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? टेक सम पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इन अ बीकर। एक टेस्ट ट्यूब में हम या एक बीकर में हम लोग एक पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन लेंगे। इट हैज पर्पल कलर, उसका कलर क्या है? पर्पल। सो एड लेमन जूस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड। Add lemon juice
इट कंटेन सिट्रिक एसिड टू इट विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। एक ड्रॉपर की मदद से हमने उसमें लेमन जूस डाला एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और फिर उस टेस्ट ट्यूब को हम लोग शेक करेंगे। सो हमें क्या दिखेगा दैट द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गोज ऑन फीडिंग, धीरे धीरे वो फेड होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली इट बिकम्स कलरलेस, और अल्टीमेटली वो कैसा बन जाता है, कलरलेस। क्लियर? तो एक चेंज इन कलर की एग्जांपल भी हो गई। देन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की भी हम कर सकते हैं। वेट, मैं दिखाती हूँ, I'll show you separately. Change in temperature. Change in temperature में हम क्या करेंगे? Some chemical reactions are characterized by a change in temperature. The chemical reaction between, किसके बीच में chemical reaction? The chemical reaction between quicklime and water to form slake lime. जब quicklime और water के बीच में chemical reaction होती है एक slake lime बनाने के लिए, तो वो characterize कैसे होती है? Change in temperature में। हम क्या करेंगे? Take a little of quicklime in a hard glass beaker. हमने थोड़ी सी quicklime, एक hard glass beaker में हमने थोड़ी सी quicklime ली। Add water to it slowly. धीरे धीरे हम क्या करेंगे? उसमें पानी भरना शुरू करेंगे। So add water to it slowly. टच द बीकर। अब अगर आप बीकर को टच करोगे ना तो हमें दिखेगा टच द बीकर फील्स टू बी क्वाइट हॉट, तो बीकर हमें गर्म दिखेगा। तो टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, ठंडी से गर्म हुआ। सो इसको एक चेंज इन टेम्परेचर। वेरी सिंपल एग्जांपल, क्विकलाइम पे हमने थोड़ा पानी डाला तो वहां से स्लेक लाइम बनी, और जब हम उसको टच करेंगे इट विल फील टू बी क्वाइट हॉट। तो हमारा ये चेंज इन टेम्परेचर भी हो गया। देन द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के लिए हम क्या करेंगे? व्हेन अ वैक्स कैंडल इज बर्न, जब हम एक वैक्स कैंडल, मतलब सीधे कैंडल को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल, व्हेन वैक्स इज बर्न इन द फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। तो हमें क्या मिलता है? वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। नाउ वाटर इज अ लिक्विड, वाटर लिक्विड है, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। So this means that during the combustion reaction of wax, the physical state changes from solid to liquid and gas. मतलब पहले solid था wax, वो liquid पानी में convert हुआ और gas में CO2 में convert हुआ, तो change in state occur हुआ। So I hope ये characteristics आपको clear है, and these are very important. सबकी एक एक एग्जाम्पल, एक एक एटलीस्ट पता होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, मतलब हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखने का सही तरीका कैसे। आई नो एवरीबडी विल डेफिनेटली नो इस, बट एक रिविजन हम कर लेते हैं। हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए द फॉर्मूला एंड द सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स are to be written on the left side of the arrow with a positive sign in between them. मतलब reactants हम arrow के left side से लिखते हैं और उनके बीच में एक positive sign होना चाहिए। For example, I will take barium, barium plus chlorine. These are reactants and it gives barium chloride. For example, ये reaction है। तो reactants की symbols और formula हम left side से arrow के लिखते हैं और उनके बीच में एक positive sign होना चाहिए, right? इनके बीच में ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स है। ये क्या है? ये एरो है। आई होप एवरीबडी इज ऑलरेडी नोइंग दिस। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिकैप्चुलेशन। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड ऑफ द एरो लिखते हैं, उनकी सिंबल्स और फॉर्मूला को, और बीच में एक प्लस का साइन होना चाहिए। रिएक्टेंट्स के बाद एन एरो इज टू बी पुट आफ्टर द रिएक्टेंट्स to show the direction of the chemical reaction, हमें ताकि chemical equation की direction पता चले, pointing towards right side, और वो arrow किस तरफ point करना चाहिए? right side की तरफ। तो एक arrow डाला। Then the symbols and the formula of the products are to be written on the right side of the arrow, और products जो होते हैं वो हम right side on the arrow लिखते हैं। Reactants 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और product भी 2, 3, 4 हो सकते हैं। Necessary नहीं है कि reactants 2 ही होंगे, product एक ही होगा। रिएक्टेंट्स 2-3 हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी 2-3 हो सकते हैं। क्लियर? तो ये एक तरीका है जिससे हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। सो द फॉर्मूला एंड द सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर टू बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो with a positive sign in between them,
right? The formulae and the symbols of the reactants are to be written on the left side of the arrow with a positive sign between them. An arrow is to be put after the reactants to show the direction of the chemical equation pointing towards the right side. And the symbols and the formulae of the products are to be written on the right side of the arrow. Clear? Next is balanced and unbalanced equations. किसको बोला जाता है? Balanced equation ऐसी equation को बोला जाता है chemical equation which has equal number of atoms, जिसमें equal number of atoms होते हैं of different elements on both the sides, मतलब दोनों sides पर equal number of atoms हो. For example, same example मैं लेती हूँ, BaCl2 gives BaCl2. यहाँ पर बैरियम का एक एटम है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी Cl2 है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है. तो जहां पर सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोनों साइड से डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो उसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है. सो बैलेंस्ड इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नंबर ऑफ मोल्स और एटम्स एट द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड आर नॉट इक्वल. Balanced chemical equation works on the law of conservation of mass. एक balanced chemical equation किस पे work करती है? Law of conservation of mass. जो मैंने आपको बोला that number of atoms of all the participating elements are proportionately constant before and after the reaction. This is the law of conservation of mass. Balanced equation has a stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient किसको बोलते हैं? जैसे मैं लिखूंगी 2H2, तो जो सिंबल और फॉर्मूला के साथ जो कोफिशिएंट लगता है ना, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है. आई रिपीट, जो सिंबल और फॉर्मूला के साथ लगता है, जैसे 3O2 है, तो जो सिंबल और फॉर्मूला के साथ जो कोफिशिएंट लगता है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्लियर. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बराबर इसका ऑपोजिट है केमिकल इक्वेशन व्हिच डज नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स. Unbalanced chemical equation को skeletal equation भी बोला जाता है. Unbalanced chemical equation can also be called as a skeletal equation. तो उसका is an unbalanced chemical equation. उसमें भी equal नहीं होते दोनों sides. Obviously, it does not work. ये law of conservation of mass पे work नहीं करती है. और इसमें क्या होता है, skeletal equation में बराबर stoichiometric coefficients नहीं होते. एक example मैं आपको skeletal equation का बताऊंगी. For example, Mg plus O2 gives 2MgO. Is it balanced? No. यहाँ पर Mg का एक एटम है, लेकिन यहाँ Mg का 2 है ना, यहाँ पर O2 2 है, यहाँ पर O2 बराबर, लेकिन Mg is not balanced. So it is a skeletal equation. Clear? So I hope this is clear. Now balancing chemical equations. मैं अब balance कैसे करते हैं chemical equations को? The most important, जो सबसे डर लगता है लोगों को इस चैप्टर से, इसी पार्ट की वजह से, बट इट इज नथिंग वेरी सिंपल. बस हमें इसमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए. देखो, एक सेकेंड, एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं. जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है H2 plus O2 gives H2O. क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं. देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन एटम्स है. जब बच्चा यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है ना, तो यहाँ पर हमेशा 1 होता है, और यहाँ पर भी 1 होता है. जब कुछ ना लिखा होता 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन ऑक्सीजन एटम तो एक ही है. लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, H2 plus O2, इसको हम 2 से इंटू कर देंगे. 2H2O, तो ऑक्सीजन एटम्स बराबर, और ये 2 है और यहाँ पर 1 है, और हमेशा याद रखना ये और ये इनटू होते हैं आपस में. सो 2 1 2, मतलब ऑक्सीजन एटम्स 2 है. हाइड्रोजन एटम्स अब यहाँ पर कितने होंगे? 2 into 2 4 हो गए, लेकिन यहाँ से तो 2 ही है ना, तो हमें यहाँ से भी 2 ऐड करना पड़ेगा. सो 2H2 plus O2 gives 2H2O. Now it is a balanced chemical equation. This is a skeletal equation. This is a balanced equation. Clear? तो बैलेंस कैसे करते हैं? दोनों साइड से बराबर होने चाहिए. H2 plus O2 plus H2O. यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ से 2 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन यहाँ से एक ही ऑक्सीजन एटम. तो हमने इसको 2 ऐड किया तो 2 ऑक्सीजन, लेकिन अब यहाँ से प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ से 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, बल्कि वहां से तो 2 ही है.
तो हमने यहाँ से जब 2 ऐड किया तो ये बैलेंस हो गई। क्लियर? एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस C प्लस HCl हमें क्या देता है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। वेरी सिंपल, इसको हमें बैलेंस करना है, ये स्केलेटल इक्वेशन है। अब देखो इसमें क्या बैलेंस करने की जरूरत है। हमें दिखेगा यहाँ से हाइड्रोजन एटम एक है, क्योंकि मैंने बोला जहां कुछ नहीं लिखा होता है वहां पर 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, यहाँ पर भी, और जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 1 है, क्लोरीन एटम 1 है, लेकिन जब आप राइट हैंड साइड पे देखोगे यहाँ पर तो 2 क्लोरीन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम्स है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं हमें इसमें करना है, बस HCl को 2 लगा दिया, 2HCl बन गया। ये यहाँ से 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, 2 क्लोरीन एटम्स हो गए, और वहां से भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एटम्स हो गए। सो इट इज नाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बस 2 ऐड किया और खत्म। राइट? हमें बस दोनों साइड्स को बराबर करना है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो बैलेंसिंग क्लियर? आई रिक्वेस्ट यू कि आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। लेकिन हम इस टाइप की बैलेंसिंग को क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस इज नोन एज द हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ये पता होना जरूरी है। एंड हमारे सिलेबस में कौन सा मेथड है? एक ही, हमने तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं बैलेंस करने के लिए, बट हमारे सिलेबस में भी है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस टाइप ऑफ बैलेंसिंग को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। hit and trial method. So where we make trials using small whole numbers as coefficients, जहाँ पर हम trials में बता के छोटे छोटे whole numbers को coefficient बना देते हैं, तो इसको hit and trial method बोलते हैं। I hope clear. Next we have, and practice more, as much examples. If you want to achieve mastery in balancing, you need to practice as much as you can. Clear? Limitations of a chemical reaction. अब chemical reaction की ना कुछ limitations भी होती है, इसलिए कि chemical reaction perfect होती है, कुछ limitations, कुछ demerits भी होते हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले it does not mention the state of the substance, मतलब substance solid form में, liquid form में, aqueous form में या gaseous form में। Accordingly, the following symbols should be added to make it informative. अगर हमें इसको informative बनाना तो हम following symbols ऐड करते हैं। Solid के लिए हम क्या ऐड करते हैं? S। Liquid के लिए हम क्या ऐड करते हैं? लोगों को लगता है liquid के लिए हम AQ, aqueous ऐड करते हैं। नहीं, liquid के लिए हम small l ही ऐड करते हैं। Aqueous हम तब ऐड करते हैं if the reactant or the product is present as a solution in water. अगर वो solution in water की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम AQ aqueous ऐड करते हैं। ठीक है? और गैसेस के लिए, गैस के लिए तो G। सो ये सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं ताकि हमें बतानी हो कि किस स्टेट में सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स एक लिमिटेशन है। दूसरी हम इट डज नॉट, एक सेकेंड, so the reaction may or may not be complete and equation does not reveal this. Reaction complete भी हो सकता है और uncompleted भी हो सकता है, लेकिन हमें एक equation से ये पता नहीं चलता है कि एक reaction complete है कि incomplete है। The reaction may or may not be complete and equation does not reveal this. Clear? Then it does not it does not give any information regarding the speed of the reaction. मतलब reaction slow हुआ कि तेज हुआ, instantly हुआ, किसको बहुत टाइम लगा substances को बनने के लिए, तो यह भी हमें पता नहीं चलता। It does not mention the the speed of the reaction or the speed of the reaction rate. And it does not give the concentration of the reaction. Concentration of the reaction in some cases terms like मतलब वो diluted था, जो substance था वो diluted था या concentrated था, वो भी हमें in some cases terms like diluted या concentrated हम add कर सकते हैं substance के साथ ताकि हम उसको more informative बनाएं, right? And it does not give the conditions of heat, light, pressure, temperature, catalyst, मतलब किस प्रेशर पे रिएक्शन हुआ, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ, कितनी हीट लगी, कितनी लाइट लगी, ये भी हमें नहीं पता चलता है। सो दिस इज
overcome by mentioning these above or below the arrows. जब हम एक रिएक्शन लिखते हैं तो एरो की या तो ऊपर या तो नीचे लिख लेते हैं हम, कितना प्रेशर था, कितना टेम्परेचर था, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. क्लियर? एंड अच्छा, it does not give any idea regarding the color of the reaction. It does not give any idea regarding about color changes. मतलब क्या कलर चेंज हुआ, पर्पल से कलरलेस बना या व्हाइट से येलो बना, कुछ हमें इसे नहीं पता चलता है. Which has to be mentioned separately. हमें अलग से मेंशन करना पड़ता है कि ये रेड बना, ये व्हाइट था, ये येलो में कन्वर्ट हुआ. We have to mention this separately. So it is also a limitation of a balanced chemical equation. And it does not give any indication regarding the production or absorption of heat. मतलब heat absorb हुई कि heat produce हुई, इसके बारे में भी हमें कोई information नहीं मिलती है. This is mentioned separately. ये भी हमें अलग से mention करना पड़ता है. ठीक है? एंडोथर्मिक रिएक्शन था कि एक्सोथर्मिक. वही एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में अभी कि एंडोथर्मिक मींस अब्जॉर्प्शन, एक्सोथर्मिक मींस रिलीजेशन ऑफ हीट. तो ये भी हमें अलग से मेंशन करना पड़ता है. तो सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल. कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं. कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं. उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम ऐसे एरो बनाते हैं या फिर हम ऐसे एरो बनाते हैं. सो हमें बनाना पड़ता है. तो ये कुछ लिमिटेशंस थी केमिकल इक्वेशंस की. नाउ जो सबसे बड़ा पार्ट है इस टॉपिक का, अब हम इस बड़े पड़ाव पर आ चुके हैं इस टॉपिक के, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. यहां पर आप नाम सुन लो, आगे हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और इनको शॉर्ट में हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन या फिर आप एडिशन भी बोल सकते हो या सिंथेसिस भी बोल सकते हो. ठीक है? या तो आप एडिशन बोल लो, या तो आप सिंथेसिस बोल लो, या कॉम्बिनेशन बोल लो. सो कॉम्बिनेशन और एडिशन और सिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज. ये तो आपका आई होप एक चेंजेस आपको समझ में आ गया होगी. फिजिकल केमिकल चेंज किसको बोलते हैं. सो एडिशन, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज इन विच, इस केमिकल चेंज में क्या किया जाता है, इन विच द मॉलिक्यूल्स of a substance is the chemical change in which the molecules of a substance they are combined to form the molecules of a single. देखो, it is a combination reaction. It is a combination or addition or synthesis is a chemical change in which atoms or molecules of a substance combines to form molecules of a single new substance. Right? Just a second. So where was I? Combination reaction किनको बोलते हैं? Chemical combination or addition or synthesis is a chemical change in which atoms or molecules of two or more substances combines to form molecules of a single new substance. मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बनाते हैं. मतलब रिएक्टेंट्स दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. Right? So where two or more molecules or atoms of two or more substances combines to form molecule of a single new substance. दो, तीन या चार से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलकर एक सिंगल रिएक्टेंट्स मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम. फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर टू प्रोड्यूस वाटर. हाइड्रोजन एयर में जला और वाटर बनाया. राइट? तो दो प्रोडक्ट्स मिलकर एक सिंगल, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सिमिलरली, कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू give अमोनियम क्लोराइड. अमोनिया HCl के साथ मिला और क्या बनाया, NH4Cl. तो ये यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, तो ऑफ कोर्स इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड.
मैग्नीशियम हेयर में जला। और ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज जलाते हैं तो ऑक्सीजन के बिना बर्निंग इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू राइट O2 बिकॉज बर्निंग हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन देयर कैन बी नो बर्निंग, राइट। सो 2 mg plus O2 gives 2 mgO। तो दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे। रिएक्टेंट्स दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, लेकिन हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट एक सिंगल ही होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, यू कैन फाइंड आउट मोर। Combination reaction, clear. So two elements or compounds combine to create one compound. दो या दो से ज्यादा elements या compounds मिलकर एक single compound बनाते हैं. The product of the combination reaction can be predicted by what reactants or compounds are in the reaction. Combination reaction, clear. Second, decomposition reaction. Decomposition reactions are the exact opposite of the combination reaction. सिंपल में आप याद रखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इसका बिल्कुल उल्टा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट बनके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका बिल्कुल उल्टा है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट बनके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट बनके मिलके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। So a decomposition reaction is a chemical change in which molecules of a substance break down to form simpler molecules of two or more new substances. It is recognized as a decomposition reaction. अब decomposition reaction mainly तीन तरीके के होते हैं। decomposition reactions जो होते हैं ना, तीन तरीके के होते हैं। एक आपका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक आपका होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो तीन तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। When a substance decomposes due to heat, it is called as thermal decomposition. अगर डिकम्पोजिशन गर्मी की वजह से हुआ, हीट की वजह से हुआ, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। While as decomposition due to electricity is called as electrolytic decomposition. अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और अगर डिकम्पोजिशन लाइट की मदद से होता है, या सनलाइट हो सकती है, कोई भी लाइट हो सकती है, तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोला जाता है। तो ये तीन तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, वेट। When mercuric oxide when heated, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने हीट किया यानी थर्मल डिकम्पोजिशन किया। थर्मल शॉर्ट में आई राइट डिकम्पोजिशन। जब हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया, इट अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इस पे क्या होता है, हीट से थर्मल डिकम्पोजिशन ही होता है। सो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है टू गिव मर्क्यूरी, एक तो मर्क्यूरी बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। एंड सिमिलरली इफ ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट अगर ब्लू क्रिस्टल्स, कॉपर नाइट्रेट के ब्लू क्रिस्टल्स आर हीटेड, दे अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर ब्लू क्रिस्टल्स कॉपर नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे तो वो किस में जाएंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन में जाएंगे। तो गिव क्या देंगे वो वहां से,
ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड, एक तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड देंगे, प्लस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देंगे एंड अ कलरलेस गैस ऑफ ऑक्सीजन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ और यहां से ये बना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं? 3। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, decomposition due to electricity, and photolytic decomposition, decomposition due to light, sunlight. Clear? Decomposition clear. Simple में याद रखो, opposite of combination reactions. Displacement reactions. Now displacement reaction का क्या होता है? Displace होना. So displacement reactions को ना substitution reactions भी बोलते हैं. Substitution reactions भी बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। सो सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन व्हिच एटम्स ऑफ वन एलिमेंट रिप्लेसेस द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स को रिप्लेस करते हैं, अपनी जगह बदलते हैं। ठीक है, देखो एलिमेंट्स विच आर हायर इन एक्टिविटी सीरीज, जो ज्यादा एलिमेंट्स जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो हायर होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, displaces those elements which are placed below them, जो उनसे नीचे होते हैं वो उनको डिस्प्लेस करते हैं, मतलब इन शॉर्ट उनको धक्का मारते हैं और बाहर निकालते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, so and more electropositive elements displaces lesser electropositive elements. Conversely, lesser higher electronegative elements will displace lesser electronegative elements. Examples हम पहले सीखते हैं थोड़ी सी, जैसे कि when iron knife is dipped in copper sulfate solution, आयरन को किस में डिप किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट इज CuSO4। तो आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, राइट? देखो when iron knife is dipped in copper sulfate solution, a reddish brown layer of precipitate is formed on the iron knife. एक reddish brown layer, एक precipitate यानी कि एक solid product बन जाता है iron knife पे। So the iron from the knife being more reactive than copper, क्योंकि जो iron है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को बाहर निकालेगा और कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा। तो वो क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ने कॉपर को हटा दिया और कॉपर बेचारा अलग आ जाएगा, राइट? एंड द कॉपर सो सेपरेटेड गेट्स कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन, और कॉपर किस पे आ जाएगा? आयरन की जगह आ जाएगा। यहाँ पर आयरन अलग है, लेकिन आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को धक्का मारेगा, वो उसकी जगह ले लेगा, FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक एग्जाम्पल है। Similarly, हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, when small clean pieces of magnesium are added into dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid पे हमने क्या किया? मैग्नीशियम ऐड किया, H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि जो मैग्नीशियम है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, एटम्स ऑफ मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर निकाल दिया और उसकी जगह ले ली, तो मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। Atoms of magnesium displaces the atoms of hydrogen from sulfuric acid as magnesium is more reactive than hydrogen. तो इस examples को displacement reactions बोलते हैं। I hope it is clear. यहाँ पर भी एक example है zinc and copper sulfate। जो zinc है कॉपर से ज्यादा reactive है, तो उसने कॉपर को बाहर निकाल दिया, तो ZnSO4 बन गया। ठीक है? Then we have double displacement reactions. Double displacement मतलब दो जगहों से displacement होती है। So double displacement reaction, the chemical reaction in which the positive and the negative ions, जिसमें positive और negative ions क्या करते हैं? The chemical reaction in which the positive and the negative ions of a substance of दो substances के in a solution, they are mutually interchanged, मतलब वो अपनी जगह बदल देते हैं ना। double displacement reaction और double replacement reaction भी बोल सकते हो, displacement reaction भी बोल सकते हो। जो cations का क्या मतलब होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयंस,
और एनायंस का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस ऑफ टू कंपाउंड्स, वो अपनी प्लेसेस स्विच कर देते हैं, राइट। जैसे ए देखिए, जैसे ए है, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है, सी पे पॉजिटिव चार्ज है, डी पे नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ये अपने पॉजिटिव वाले चार्ज को डिस्प्लेस करेगा और नेगेटिव वाले के साथ जाएगा, तो एडी बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, अपनी प्लेसेस स्विच करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। सिमिलरली ये सी पॉजिटिव वाला इस बी नेगेटिव वाले के साथ जाएगा, तो सी बी बन जाएगा, ठीक है। ए और सी क्या है, कैटायंस है, पॉजिटिव आयंस है, और बी और डी क्या एनायंस है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है। एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, हाँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एग्जाम्पल्स लिख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिल्वर नाइट्रेट, हाँ एक सेकेंड, पहले हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, AgNO3। हमें यहां से हाँ, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा NaNO3 और AgCl। आप बोलोगे हमें ये क्यों मिलेगा, देखो मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ ताकि प्रोमिनेंट दिखे थोड़ा। ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पे, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाएगा और पॉजिटिव वाले को डिस्प्लेस करेगा, म्यूचुअली इंटरचेंज करेंगे आयंस। देखो डेफिनेशन को दिमाग में याद रखो, the chemical reaction in which the positive and the negative ions of two substances in a solution are mutually interchanged। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, राइट। सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, अनलाइक जाएंगे, कैटायंस आयनाइंस जाएंगे। एक एग्जांपल ये, दूसरी हम लिख सकते हैं, वेट डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि हम थोड़ा सा 2HCl प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 हमें क्या मिल देगा, 2HNO3 प्लस PbCl2। देखो क्या हो रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन। इसको जब ये हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रेट के साथ तो वो बनता है निट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनता है। और ये जो लेड है पॉजिटिव वाला, ये जाएगा क्लोरीन के साथ, लेड क्लोराइड बनेगा। सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, इतना ही याद रखना है। डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, म्यूचुअली इंटरचेंज करेंगे आयंस अपनी जगह। एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ZnSO4 है, जिंक सल्फेट है और बैरियम क्लोराइड है, तो हमें क्या देगा, हमें जिंक क्लोराइड बन जाएगा और बैरियम सल्फेट बन जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ जाएगा क्लोरीन के साथ, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव वाले के साथ जाएगा, तो जिंक क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट। सिंपल, म्यूचुअली इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर। नेक्स्ट, redox reactions। किनको बोलते हैं, redox means RED represents reduction and OX represent oxidation। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, डिक्रीज होता है पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज होता है नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखो जैसे कि 2 mg plus O2 gives 2 MgO, राइट। तो ये क्या है, इसमें ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ले रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आया तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन एजेंट्स के हिसाब में ना बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिड्यूस होता है ना उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इतना याद रखना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, कार्बन ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स Cu प्लस CO2। यहाँ पर जो कार्बन है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उससे ऑक्सीजन जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके पास ऑक्सीजन आ रहा है, ऐड हो रहा है। लेकिन मैंने बोला एजेंट्स की टर्म में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कार्बन ऑक्साइड क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसको एजेंट्स की टर्म में इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जो रिड्यूस हो रहा है ना, देखो कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। हाँ सिमिलरली एक और हम एग्जांपल लिख सकते हैं, CuO अगेन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर अगेन रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, वाटर बन रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहा है इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे और इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर, सिंपल। सो ये हो गए रिडॉक्स रिएक्शंस। Then we have endothermic reactions and exothermic reactions. Endothermic reactions किनको बोलते हैं और exothermic reactions किनको बोलते हैं? Endothermic reactions simple. Endo means N means absorption of heat. The chemical reactions which proceed with the absorption of heat energy. जो किसके साथ प्रोसीड करते हैं, जो हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, एंडो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, नाम पे फोकस करो। सो द केमिकल रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड विद द अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो, सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज रिटन अलोंग विद द रिएक्टेंट्स, क्योंकि वो सिंस इट इज अब्सॉर्ब, क्योंकि वो अब्सॉर्ब हो रही है तो वो रिएक्टेंट्स के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगी, तो वो रिएक्टेंट्स के साथ लिखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हम रिएक्टेंट्स के साथ लिखते हैं क्योंकि वो अब्सॉर्ब हो रही है। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इसकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, जैसे है N2 नाइट्रोजन प्लस O2, और ये एंडो एब्सॉर्ब हो रही है तो हम इसको रिएक्टेंट्स के साथ हीट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 180.5 किलो जूल्स की एनर्जी जा रही है तो हमें क्या मिलेगा, 2N। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक है तो हम रिएक्टेंट्स के साथ एनर्जी लिखेंगे क्योंकि एनर्जी एंडोथर्मिक में अब्सॉर्ब हो रही है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस इस रिएक्टेंट्स के साथ लिखेंगे क्योंकि अब्सॉर्ब हो रही है। 180 किलो जूल्स की फॉर एग्जांपल एनर्जी लग रही है तो हमें क्या मिलेगा, 2Hg मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट्स के साथ हम एनर्जी लिखेंगे क्योंकि वो अब्सॉर्ब हो रही है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस which proceed with the absorption of heat are known as endothermic reactions, while as exothermic reactions opposite। नाम पे फोकस करो ना, exo means absorption, realization of heat, releases heat,
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. So those chemical reactions which are accompanied by the evolution of heat, जिसमें heat produce होती है, उसको हम exothermic reactions बोलते हैं. Those chemical reactions which proceed with the evolution of heat are termed as exothermic reactions. The amount of heat energy released or produced is written along with the products. This indicates that the heat is given out. यहाँ पर reactants के साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ से products के साथ लिखते हैं, क्योंकि वो दी जाती है ना, तो produce होती है, तो products के साथ लिखते हैं. कुछ examples discuss करेंगे. हाँ, for example, carbon plus O2 gives CO2 प्लस हम प्रोडक्ट्स के साथ लिखेंगे हीट, क्यों, एनर्जी, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो रही है. 393.5 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज होती है. सो एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3 प्लस रिलीज हो रही है एनर्जी, प्रोड्यूस हो रही है, तो प्रोडक्ट्स के साथ एनर्जी लिखेंगे 92.3 kilojoules की एनर्जी. I hope it is clear. तो endothermic exothermic reactions clear. Clear, हाँ? Next. Now हम हमारे टॉपिक के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, that is corrosion and rancidity. क्या होता है समझते हैं. Corrosion किसको बोलते हैं? I know पता ही होगा, सिंपल सा है. Corrosion is the process of slowly tearing away of top layer of metals due to the oxidation caused by the oxygen and moisture present in the atmosphere. जब metals की ऊपर वाली जो layer होती है ना, वो धीरे धीरे उठना शुरू कर देती है, tear off करना शुरू कर देती है. क्यों? क्योंकि जो हवा में जो ऑक्सीजन, मॉइस्चर यानी कि जो पानी प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से धीरे धीरे मेटल्स की जो टॉप लेयर है वो उठना शुरू कर देती है, तो उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं. सो द फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन इट रिमेन्स एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आयरन पे जंग क्यों लग जाता है? आयरन पे जंग इसीलिए लगता है जब वो बहुत देर तक हवा, मतलब पानी वाली हवा में एक्सपोज रहता है ना, तो उस पर रस्ट लग जाता है, तो वो उस पे, उसको हम बोलते हैं वो कोरोइड हो गया, उस पे कोरोजन हो गया. इस कोरोजन के एग्जांपल है. सो द कंडीशन नेसेसरी फॉर कोरोजन ऑफ मेटल्स आर, अगर कोरोजन हो रहा है तो दो कंडीशंस नेसेसरी है. द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का होना जरूरी है, एंड द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी कि वाटर, पानी का होना जरूरी है, उसके बगैर कोरोजन नहीं होगा. सो द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन आर, जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं, वो उसके मेथड्स क्या है. सबसे वन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ द मेटल्स. मेटल्स की सरफेस को पेंट कर दो, कोरोजन प्रिवेंट. It can be prevented by coating the metal surface with a thin film of oil or grease. अगर हम metal surface पे एक पतली सी फिल्म लगाएंगे ऑयल की या ग्रीस की, तो प्रिवेंट किया जा सकता है. नंबर 3, it can be prevented by electroplating the metals with some non-corrosive metals. जब हम किसी non-corrosive metals की से electroplating करेंगे metals की, for example निकल या क्रोमियम से, तो हम corrosion को prevent कर सकते हैं. Fourth point we can say is it can be prevented by alloying the metals because alloys are resistant to corrosion. अगर हम metals को alloy करेंगे तो वो prevent होगा, क्योंकि alloys resistant होते हैं corrosion के against. And then it can be prevented by galvanizing the metals with zinc. अगर हम galvanization करेंगे, it can be prevented by the process of galvanization with zinc. Galvanization of metals with zinc. तो इन सब चीजों से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैंने आपको बोला मेटल को कोट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल क्लेडिंग. मेटल क्लेडिंग, द बेस मेटल टू बी प्रोटेक्टेड एंड कोटिंग मेटल आर सैंड व्हिच बाय प्रेसिंग थ्रू रोलर्स अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर. हॉट डिपिंग हम कर सकते हैं. जो मेटल की बेस होती है ना, उसको हम इसको टू बी कोटेड, उसको हम क्या करते हैं, बाथ ऑफ द मोल्टन मेटल कोटिंग मेटल में हम उसको टिप कर देते हैं, तो उससे भी हम कोरोजन प्रिवेंट करते हैं. सीमेंट लगाने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. मेटल स्प्रेइंग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो कोरोजन क्लियर. नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज रैंसिडिटी.
रैंसिडिटी किसको बोलते हैं? व्हाट इज रैंसिडिटी? Rancidity. Rancidity is the process of oxidation of oils or fats in a food resulting into a bad smell or bad taste is called as rancidity. जब खाने में ऑयल्स ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो ऑयल्स और फैट्स जो खाने में होते हैं ना, जब ऑयल्स और फैट्स जो खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन की हवा की वजह से, जब हवा में, इसलिए हम बोलते हैं ना कि कभी खाना ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए या फिर उस पर ढक्कन रखना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो उनसे फिर एक बैड स्मेल आती है, उनसे बैड टेस्ट आता है, क्योंकि वो उसमें ऑक्सीजन लग जाता है और खाने को ऑक्सीजन नहीं ज्यादा नहीं लगना चाहिए. इट कॉजेज रैंसिडिटी. So the process of oxidation of fats or oils in a food resulting into a bad smell, उससे bad smell होती है और bad taste होती है, is known as rancidity. So the various methods of preventing rancidity rancidity हम किस चीज से prevent कर सकते हैं? तो rancidity समझ में आ गया? Bad smell और bad taste होता है अगर हम खाने को ऑक्सीजन से ज्यादा देर तक exposed रखेंगे. Ways to prevent rancidity. Rancidity को हम prevent कैसे कर सकते हैं? Using antioxidants. By using antioxidants to packed food before packing. Packed food को packing से पहले हमें उसमें antioxidants add करने चाहिए, तो उससे rancidity नहीं होगी. Second, what we can do is vacuum packing. By vacuum packing of food items, vacuum packing मतलब अच्छी तरीके से tight packing of food items. And then what we can do is by replacing the air with nitrogen. Air को हमने nitrogen से अगर हम replace करेंगे, by replacing the air with nitrogen, nitrogen से अगर हम air को replace करेंगे, by replacing the air with nitrogen present in the food packets before packing. Packets में जो nitrogen present होता है ना, air जो present होती है, अगर हम उसको nitrogen से बदलेंगे तो nitrogen prevent करता है rancidity को. So nitrogen can help to prevent rancidity by replacing the air with the nitrogen present in the food packets before packing. एयरटाइट कंटेनर्स यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स यूज कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग गैसेस इन पैकिंग, जैसे कि मैंने बोला गैसेस फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन. ठीक है. एंड रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ्स अंडर द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. देखिए हमें रेफ्रिजरेट ऐसे ही 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाले टेम्परेचर पे हमें रेफ्रिजरेट करना है. वी हैव टू प्रोटेक्ट द फूड आइटम फ्रॉम रैंसिडिटी. ठीक है. by refrigerating of the food items under the temperature below 0 degree Celsius. तो rancidity क्या होता है? The process of oxidation of fats or oils in a food resulting into a bad smell and bad taste is called rancidity. Prevent कैसे किया जा सकता है? Refrigeration, vacuum packing, using oxygen scavengers, using airtight containers, using antioxidants, using gases, जैसे कि हम गैस नाइट्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन rancidity को प्रिवेंट करता है. With this, we finished our chapter Chemical Reactions and Equations. I hope you understood it. If you did, please subscribe to my channel, like the video, share it with your friends, comment, and my email ID is in the description box. If you have any doubt regarding anything or you want me to bring any video regarding a specific lecture, you can let me know there. So I'll take your leave now. Thank you for watching the lecture. Bye.